discuss about the topic preparation of project report. You can see also this project report, preparation of project report, that is this is meant for specially government project. जो हम गवर्नमेंट से लेते हैं ना, कोई टास्क लेते हैं, कोई वर्क लेते हैं, कोई हमको प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट को जो तैयार करते हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए ना इट शुड बी कर लेते प्रोजेक्ट रिपोर्ट. बट व्हेनेवर द स्कॉलर कुछ थीसिस के फॉर्म में लिखता है, कुछ रिसर्च वर्क करता है, तो रिसर्च वर्क के लिए उसको क्या है, जब थीसिस बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ, क्या हो जाएगा ये थीसिस, क्या होगा ये थीसिस. जब आप उसको अवार्ड के लिए, है ना, व्हेनेवर यू प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री, दैट इज फॉर पीएचडी या एमफिल, ठीक है, दैट रिपोर्ट शुड बी कॉल्ड एज थीसिस. तो क्या बोलेंगे हम, थीसिस बोलेंगे, है ना. सो दिस इज द रिपोर्ट एंड दिस इज थीसिस. But the preparation, the style of preparation of the report and the thesis is the same. ठीक है. So today we will discuss how we can prepare the thesis, how we can prepare the PhD thesis. PhD thesis को हम लोग कैसे तैयार करेंगे. What should be the format of preparing PhD thesis? क्या फॉर्मेट है और कौन सी जगह पे हम क्या क्या चीजें को इसमें इंसर्ट करेंगे. अगर हम ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, सो व्हाट इज रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या थीसिस रिपोर्ट मानेंगे. व्हाट इज रिपोर्ट. रिपोर्ट इट इज अ कंप्लीट एक्शन, है ना, एंड कंप्लीट वर्क फ्रॉम योर जर्नी टू द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी. जर्नी टू द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी. जर्नी मीन्स व्हेनेवर यू सिलेक्ट द टॉपिक where you want to do your PhD work, ठीक है, वहां से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, टॉपिक लिए, वेरिएबल्स लिए. अब उस टॉपिक में नाउ यू हैव डिसाइडेड, आपने ये डिसाइड किया कि मेरा इसमें सैंपल क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, मेरा हाइपोथेसिस क्या होगा, मेरा सैंपल क्या होगा, मेरा टूल्स क्या होगा, मैं कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज करूंगा, कौन सा स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करूंगा. Everything should be decided at the time of your synopsis presentation. Synopsis में होता है ये, and accordingly we start our work. हम लोग अपना वर्क को स्टार्ट करते हैं. जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि पीएचडी वर्क में जैसे कि हम कोई लिटरेचर कलेक्ट कर रहे हैं या डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, नहीं पहले मेरे को रूरल को जाना है या पहले मेरे को अर्बन को जाना है, ऐसा थोड़ी होता है. दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट टाइम कि हम पहले इसका डाटा ले लेते हैं, पहले उसका डाटा ले लेते हैं, फिर इसका डाटा ले लेते हैं, फिर लाइब्रेरी से कुछ मटेरियल मिला वो मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ न्यूज़पेपर से मिला डाटा उसको कलेक्ट कर लेते हैं. इट मींस एकदम इन द इनिशियल स्टेजेस इन अ haphazard वे, मतलब वी आर कलेक्टिंग द डाटा wherever the data is available, wherever the material is available. सबसे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर करके that thing should be stored in a one place, एक जगह पे स्टोर करते हैं, ठीक है. अब जब स्टोर करके फील्ड का वर्क जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम एनालिसिस में आते हैं, एनालिसिस करते हैं, सारा डाटा को हम लोग असेंबल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं एज पर द हाइपोथेसिस, क्योंकि हमको हाइपोथेसिस को क्या करना है, टेस्टिंग करना है. एज पर द हाइपोथेसिस सारे को एनालिसिस करते हैं, सारा को अरेंज करते हैं, अरेंज करके फिर उसका हम लोग स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन करके इंटरप्रिटेशन करते हैं, तभी इंटरप्रिटेशन होता है. तो ऐसा जब हम वर्क कर लेते हैं और सेटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको एक एक चैप्टर का नाम दे देते हैं. इस चैप्टर में हमने ये किया, उस चैप्टर में ये किया, इसलिए क्योंकि हमको एक फॉर्मल वे पे अपना जो वर्क है उस वर्क को हमको क्या करना है, उस वर्क को हमको प्रेजेंट करना है, ताकि somebody जो भी उस वर्क को देखे वो इजीली एक्सेसिबल फॉर्म में हो.
इजीली एसेसेबल फॉर्म में हो, ताकि वो जैसे खोलते जाए और देखते जाए और कंटिन्यूशन में चलते जाए, ताकि ये पता चले कि भाई यहाँ से शुरू से स्टार्टिंग किया एंड एंडिंग यहाँ आया और सजेशन या रेकमेंड ये किया। अगर हम लोग हाफाजोल्डी चैप्टर को इधर उधर प्लेस कर देंगे, जैसा कि हमने डाटा कलेक्शन किया, जैसा कि मटेरियल कलेक्शन किया, तो पढ़ने वाला जो होगा वो उसको इजीली एसेसेबल नहीं कर पाएगा। जैसे कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है, रिलेटेड लिटरेचर कभी हमको मिलता है 2015 में वर्क हुआ है, कभी हमको मिला 2012 का मिल गया, कभी हमको मिल गया 2005 का मिल गया, कभी 2007 को मिल गया। हम सारा चीज को लिखते हैं, हम सारा चीज को लिखते हैं, लिख के क्या करते हैं उसको, फिर हम ईयर वाइज, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, उसको हम लोग अरेंज करते हैं कि सबसे पहला 2015 में क्या वर्क हुआ है, फिर 14 में, फिर 13 में, फिर 12 में, फिर 11 में, ताकि एक कंटिन्यूशन बना रहे, है ना। उसको हम लोग सेट करके क्या करते हैं, एक रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एक्शन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर वर्क, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर जर्नी, इसलिए मैं इसको जर्नी बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर पीएचडी जर्नी। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द डिपॉजिट ऑफ द थीसिस। ठीक है, तो इसमें जितना हम लोग वर्क, जहां जहां वर्क किए, उस सारे को असेंबल करके जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर, अगर गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं तो वो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर किसी अवार्ड के लिए जमा कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है थीसिस। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए? दिस इज अ कंप्लीट एक्शन, दिस इज अ कंप्लीट वर्क प्रेजेंटेड इन ए प्रेजेंटेबल फॉर्म, इन ए सिस्टमेटिक। देखो रिसर्च का मतलब भी क्या था, सिस्टमेटिक वे। तो यहां पे थीसिस जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क डन बाय द स्कॉलर। डू यू अंडरस्टैंड मी? समझ गए मेरे बात? ठीक है, दिस इज कॉल्ड थीसिस। ठीक है, अब हुआ क्या है कि नाउ एज पर द नॉर्म्स, है ना, कभी यूजीसी का नॉर्म्स है, कभी हम लोग एक सिस्टमेटिक, एक, क्योंकि ये फॉर्मल सिस्टम है ना, तो हमने क्या किया है कि वी फॉलो ए सर्टेन रूल्स टू प्रिपेयर द थीसिस। जब हम थीसिस तैयार करेंगे, एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि सबकी थीसिस का एक बने क्वालिटी मेंटेन हो, क्वालिटी मेंटेन हो। तो जब सब लोग रूल्स फॉलो करेंगे, सबका यूनिक होगा एंड क्वालिटी मेंटेन होगा। अदरवाइज क्या होगा, एकदम डिफरेंट टाइप का लुक, डिफरेंट टाइप का आएगा, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, द टोटल थीसिस, या आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इसको क्या कर दिया गया, 3 सेक्शन में डिवीजन कर दिया गया। क्लियर? द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी सेक्शन। क्या है? प्रिलिमिनरी सेक्शन, इसको आप प्रिलिमिनरी सेक्शन बोलोगे, प्रिलिमिनरी सेक्शन। सेकेंड, एंड नंबर ऑफ सब स्टेप्स आर देयर इन प्रिलिमिनरी सेक्शन। हम उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम पूरे टोटल थीसिस को मोटा अमाउंट पे हम तीन ग्रुप में डिवीजन कर दे, 3 सेक्शन कर दिए, डिवीजन कर दे। पहला हो गया क्या तुम्हारा प्रिलिमिनरी सेक्शन, सेकेंड हो गया द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मेन बॉडी लिख लो, है ना, मेन बॉडी का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो मेन वर्क है ना, उसको जो चैप्टराइजेशन करते हो, पूरे चैप्टराइजेशन को मेन बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, और उसका नेक्स्ट सेक्शन होता है, नेक्स्ट सेक्शन उसका एक हो गया रेफरेंस सेक्शन। ये भी सेक्शन लिख दो, मेन बॉडी सेक्शन। ठीक है, सेक्शन क्लियर? समझ गए? एकदम क्लियर? ठीक है, अब व्हाट इज दैट इज प्रिलिमिनरी सेक्शन, है ना। ये प्रिलिमिनरी सेक्शन क्या होती है?
दिस इज द एक्चुअली बोला जाए तो अपर एक्सेल एकदम ले मैंने की भाषा में बोले, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द थीसिस, अपर पार्ट है ना। ये जो हम लोग बोलते फॉर्मेलिटीज पार्ट, प्रिलिमिनरी क्या है, नाउ दिस इज द फॉर्मेलिटीज पार्ट ऑफ द थीसिस। थीसिस की फॉर्मेलिटीज पार्ट होती है। सो व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज, वो फॉर्मेलिटीज क्या होती है। नाउ अगेन दिस प्रिलिमिनरी सेक्शन कंटेंट, प्रिलिमिनरी सेक्शन में क्या होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग राइट डाउन, फर्स्ट थिंग क्या होगा, द टाइटल ऑफ द पेजेस। अब मैं इसको केवल प्रिलिमिनरी में बताता हूं, ठीक है, क्लियर। अब प्रिलिमिनरी बताते हैं, पहले प्रिलिमिनरी को डिस्कशन करें। दैट इज द फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ द प्रिलिमिनरी सेक्शन का पहला आ गया क्या, द टाइटल पेज, ठीक है। व्हाट इज टाइटल पेज, द अपर पार्ट ऑफ द थीसिस। थीसिस का जो फ्रंट, जैसे कि दिस इज द टाइटल, बुक्स है, ये बुक्स है, इसका टाइटल लिखा हुआ, मतलब कोई भी देखे तो क्या बुक है, ये क्या बुक है, नहीं देखेगा, रिसर्च, किसने लिखा, इतने चीज की जरूरत है ना। बट थीसिस में क्या होता है, थीसिस में तुम्हारा क्या हो जाएगा कि जो थीसिस है उसका टॉपिक क्या है, सबसे टाइटल है उसका टॉपिक क्या है, ठीक है। और वो थीसिस, वो जो थीसिस है वो तुम कहां जमा, किस यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जमा कर रहे हो, कौन से डिग्री के लिए जमा कर रहे हो, जैसे कि एमफिल हो गया, पीएचडी प्रोग्राम हो गया, या एमफिल डिग्री हो गया, पीएचडी डिग्री हो गया, कौन से डिग्री के लिए जमा कर रहे हो, डिग्री का नाम होगा, कौन सा फैकल्टी के अंतर्गत आता है, आप जो जमा कर रहे हो कौन सा फैकल्टी के अंतर्गत आता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट में जमा कर रहे हो, तो फैकल्टी का नाम देना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट का मतलब जैसे कि आपने एजुकेशन में किया, कोई फिजिक्स में किया, कोई मैथमेटिक्स में किया, ठीक है, तो इसमें लिखिए, है ना, उसका सब्जेक्ट का नाम लिखेगा किस सब्जेक्ट में है वो, ठीक है। अब देखना है कि वो जगह मैथमेटिक्स आ गया, वो कौन सा फैकल्टी के अंतर्गत आता है ना, एजुकेशन कौन सा फैकल्टी के अंतर्गत आता है, हिस्ट्री कौन सा फैकल्टी के अंतर्गत आता है ना, उस फैकल्टी, हर यूनिवर्सिटी का वो डिफाइंड है। जैसे कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, हिस्ट्री का जितना भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल आर्ट्स में आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स आ गया, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, है ना, ऐसा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा रहता है, उसको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। किसने लिखा, ऑथर कौन है, मतलब इन्वेस्टिगेटर कौन है, रिसर्चर कौन है, रिसर्चर का नाम होगा, रिसर्चर उस विश्वविद्यालय का ऑथराइज्ड स्टूडेंट है कि नहीं, ऑथराइज्ड मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है कि नहीं है, इसीलिए वहां पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है ताकि तुम वहां के रजिस्टर्ड पीएचडी स्कॉलर हो, है ना, क्लियर। कौन सा मंथ में तुम जमा कर रहे हो, कौन सा मंथ में जमा कर रहे हो, और उसकी कॉपीराइट्स तुम्हारे पास है, कॉपीराइट्स, स्कॉलर का कॉपीराइट्स होता है। तो पहला पेजेस में क्या होगा, पहला जो हम जो टाइटल पेजेस बोलते हैं, टाइटल होगा, फिर यूनिवर्सिटी का नाम होगा, फिर फैकल्टी होगा, फिर सब्जेक्ट के बारे में दिया जाएगा, फिर तुम्हारा नाम और स्कॉलर का नाम होगा, है ना, एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है, कौन सा मंथ में जमा कर रहे हैं, मंथ का नाम होगा, और कॉपीराइट एक्ट होगा, कॉपीराइट एक्ट होगा। इतने इंफॉर्मेशन जो टाइटल पेजेस जो है वो टाइटल पेजेस कंटेंट करता है, और इतना इंफॉर्मेशन इस टाइटल पेजेस के अंदर तुमको कोई भी थीसिस उठाएंगे तो आपको ये टाइटल पेजेस लिखना, ठीक है। हालांकि ये देखा जाता है टाइटल में हम जब टाइटल लिखते हैं, जैसे कि टाइटल मतलब ये रहा, जैसे कि बुक का टाइटल ये टाइटल है, हम अपना पीएचडी थीसिस की जो टाइटल लिखते हैं, है ना, टाइटल के लिखने की एक तरीका है। जनरली टाइटल को क्या लिखा जाता है, एक पिरामिड शेप दिया जाता है। एक पिरामिड शेप मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी टाइटल लिखते हैं, टाइटल को आप ऐसा अरेंज करो कि इट लुक्स लाइक ए पिरामिड स्टाइल, एकदम पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर जितना लेंथ है। पहले से भी मैंने बताया था, टॉपिक शुड नॉट बी सो लेंथी, है ना, और सो शॉर्ट। जैसे कि हम जब टॉपिक सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक करते हैं ना,
फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम जब करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, जब प्रॉब्लम बना लेते हैं तो ज्यादा इतना मतलब ज्यादा चीजें आप अननेसेसरी चीजें मत डालो टॉपिक, ठीक है। टॉपिक शुड बी नीट एंड क्लीन एंड क्लियर, गिव्स क्लियर मीनिंग होना चाहिए। पर जो भी तुम्हारा टॉपिक बना, दैट टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन ए पिरामिड स्टाइल में उसको फॉलो करो। क्लियर, समझ गए, है ना। उसको आपको नेक्स्ट देखना है इसके हिसाब से तुमको। ये तुम्हारा हो गया दैट इज टाइटल पेजेस। जब टाइटल पेजेस हो जाता है तो द सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो एक इनर पेजेस जिसको हम लोग अगर थेसिस की भाषा में बोलेंगे तो इसको आउटर कवर, इसको क्या बोलेंगे, आउटर कवर। और एग्जैक्टली यहाँ पे एक अंदर होता है कि इनर कवर। क्या होता है, एक इनर कवर। मेरे बात समझ में आ गई। एक क्या होता है, एक इनर कवर होता है। दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन आवर जो आपके रूल्स बुक, जो पीएचडी के रूल्स बुक जो बनाए हैं हम लोगों ने, पीएचडी के रूल्स बुक में आपको हम लोगों ने बता दिए हैं कि कैसे आउटर कवर क्या है और इनर कवर क्या है, ठीक है। तो आउटर कवर में इतना चीज रहेगा और इनर कवर में ये इसलिए दे दिया उसको आउटर का नाम, ठीक है। इनर कवर में सेम चीज रहेगा, इनर कवर में सेम चीज रहेगा, बट इसमें एक चीज एडिंग हो जाता है। क्या चीज एडिंग होता है, क्योंकि सामने में इस थेसिस की ऑथर कौन है, जो तुम, है ना। बट यहां पे इस थेसिस को सुपरवाइज किसने किया, इसलिए यहां पे सेकेंड इनर कवर में क्या होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ, क्या होगा, इसमें लिखा होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ या अंडर द गाइडेंस ऑफ। आप जिसकी गाइडेंस में लिए हो और जो सुपरवाइजर है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और बाकी तुम्हारा सेम चीज जो है वही टॉपिक रहेगा, वही यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, वही तुम्हारा डिग्री का नाम रहेगा, कौन सा डिग्री के लिए है, सब्जेक्ट का नाम रहेगा, स्कॉलर का नाम रहेगा, एनरोलमेंट नंबर रहेगा, और ये आपको जोड़ेगा क्या, दैट इज गाइडेंस का, गाइड का नाम, है ना, सुपरवाइजर का नाम। क्लियर, वही कौन से मंथ में, कौन सी ईयर में आप जमा कर रहे हो, और आपका कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व लिखते हैं, उसके एक फॉर्मेट है। आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये इनर कवर हो गया। क्लियर, देन इस वर्क को किसने किया, स्कॉलर ने किया, है ना। क्योंकि हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा सेक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी सेक्शन, है ना। एंड प्रिलिमिनरी सेक्शन एक फॉर्मेलिटीज है, पूरे एक फॉर्मेलिटीज को हमको फिलअप करना पड़ता है ना। अदरवाइज उस थेसिस की वेटेज नहीं रहेगी। अगर मैं ऐसे लिख के दे दूंगा तो उस थेसिस की वेटेज नहीं होगा, उसमें एक लेवलिंग देना पड़ता है। तो ये जो फॉर्मेलिटीज प्रिलिमिनरी सेक्शन क्या होता है कि थेसिस को स्ट्रेंथनेस देता है, एक लेवलिंग देता है। इसीलिए जो लिखा उसको वो क्या करता है, एक डिक्लेरेशन देता है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक मतलब सर्टिफिकेट। आप मान के चलो उसको क्या बोलेंगे हम, सर्टिफिकेट। क्लियर, इस सेकंड में हो जाएगा तुम्हारा क्या, सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट पार्ट हो गया ये, है ना। अब ये सर्टिफिकेट पार्ट को हम दो कैटेगरी में डिवीजन कर देते हैं। सर्टिफिकेट पार्ट को दो कैटेगरी में डिवीजन कर देते हैं, क्योंकि एक सर्टिफिकेट एक स्कॉलर देगा और एक सर्टिफिकेट कौन देगा, सुपरवाइजर देगा। एक सर्टिफिकेट कौन देगा, सुपरवाइजर देगा। तो जब स्कॉलर देगा तो उसको हमने क्या नाम दे दिए हैं, डिक्लेरेशन। उसको क्या नाम दिए हैं, डिक्लेरेशन। इट मींस नाउ द स्कॉलर डिक्लेयर दैट अंदर में थेसिस में जो भी काम मैंने किया, जो भी मैंने डाटा लिया, वो मेरा प्रिलिमिनरी डाटा है, वो मेरा ही डाटा है। मैं किसी डाटा को कॉपीराइट नहीं किया। मैं इस थेसिस की जो पार्ट हैं, इस थेसिस की जो भी चीजें हैं, मैं कहीं दूसरे जगह पे ना पब्लिश किया है ना कुछ किया है, वो उसको एक ऑथराइज कर। इट मींस एक लाइन में अगर बोलें तो क्या होगा, क्या लिखा होगा, ये सारा मेरा ही वर्क है, मेरा मौलिक वर्क है। आर यू क्लियर, क्लियर, ठीक है। और इसमें जो मैंने काम किया है, मैं सुपरवाइजर के निर्देशन में हर एक्टिविटी, यूनिवर्सिटी का रूल्स को फॉलो करके, सुपरवाइजर की डायरेक्शन को फॉलो करके, मैं थेसिस में जो भी चीज लिखा हूं, हर चीज उनके डायरेक्शन में ही मैंने सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया। ठीक है, मैंने किया है एंड आई हैव फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन बोल के एक
डिक्लेरेशन देगा, वो डिक्लेयर करेगा, है ना। नाउ दिस थीसिस इज कंप्लीटली रेडी, ठीक है। उस आधार पर, क्योंकि नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट के अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, आप चाहो तो सर्टिफिकेट को दो कैटेगरी में कर सकते हो। वन हो गया तुम्हारा डिक्लेरेशन एंड सेकंड पार्ट बी हो गया तुम्हारा क्या, ए हो गया डिक्लेरेशन और बी हो गया तुम्हारा क्या, दैट इज सर्टिफिकेट। नाउ दिस सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर देगा कि सुपरवाइज सर्टिफाइड करेगा। नाउ दिस इज टू सर्टिफाइड दैट नाउ द वर्क इनकॉर्पोरेटेड इन द थीसिस, तुम्हारा टाइटल लिख देगा, स्कॉलर का नाम लिखेगा, अंडर माय सुपरविजन फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ, जो भी डिग्री है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, मास्टर डिग्री होगा तो मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, हम डॉक्टरेट की बात करें, पीएचडी की कोर्स वर्क है तो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी वो लिख देगा, सब्जेक्ट लिख देगा, और इसमें जो जो चीज लिखा हुआ है वो मेरे ही निर्देशन में किया हुआ है, और उसकी हर चीज मैंने ही उसको चेक किया हुआ है, हर पन्ने, हर डाटा, हर इंटरप्रिटेशन को मैंने उसको करेक्ट किया हुआ है, मैंने चेक किया हुआ है, कहे कि वो क्या करेगा, एक सर्टिफाइड कर देगा, एक सर्टिफिकेशन दे देगा। इट मींस आपका वो थीसिस क्या हो जाएगा, अभी वैलिड हो गया, आपका थीसिस क्या हो गया, वैलिड हो गया। जब तक वहां पे सुपरवाइजर सर्टिफाइड नहीं करेगा, दस्तखत नहीं देगा, वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि एक दिन उसको क्या करता है, दैट इज अप्रूव कर दे रहा है कि आपका वर्क अप टू द मार्क्स है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जब हम इसको जमा करते हैं ना, तो जिस रिसोर्स सेंटर से, रिसर्च सेंटर से हमने ये वर्क लिया हुआ है, उस रिसर्च सेंटर का हेड ऑफ द रिसर्च सेंटर, जो रिसर्च सेंटर है, उस रिसर्च सेंटर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होगा या हेड जो होगा, वो भी उसमें सर्टिफाइड कर देता है कि यस, या उसी यूनिवर्सिटी का जो यहाँ पे हमने लिखा है सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द रिसर्च सेंटर, मींस जिस यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो या जिस जगह पे कर रहे हो, वहां से भी एक सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि हमने यूनिवर्सिटी की हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हमने ये थीसिस बनाया है, क्लियर, ठीक है। तो वो उसको देख के वो भी एक सर्टिफाइड कर देगा, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। देन प्रिलिमिनरी सेक्शन का तीसरा नंबर पॉइंट होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट, है ना। What is acknowledgement और what things should be inserted in the acknowledgement? Acknowledgement में हम क्या लिखेंगे, क्या देंगे? Actually, this is that portions of the thesis where we give courtesy to those persons who help us for completing the thesis. आपने थेसिस वर्क करने के लिए या थेसिस वर्क कंप्लीट करने के लिए जो जो लोग, जो जो संस्था या जो जो व्यक्ति आपको दैट इज मोरल सपोर्ट भी दिए हैं, आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए हैं, आपको कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए परमिशन दिए हैं, आपको आपकी थीसिस को कोई टाइप किया हुआ है, आपकी थीसिस को आप जो लाइब्रेरी में गए हो, ये सारे लोगों को जनरली हम उस संस्था को जहां हम वर्क करते हैं, जनरली हम सुपरवाइजर को जो हमको हेल्प किया है, जनरली हम उस लाइब्रेरी को जिस लाइब्रेरी से हमने डाटा लिया है ना, जनरली हम उस टाइप सेंटर को जहां हमारी होल थीसिस टाइप हुआ है ना, बाइंडिंग हुआ है, जनरली इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कर्टसी मैनर देते हैं, मतलब तो इसको हम एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में वी एक्नॉलेज देम, उनको एक्नॉलेज करते हैं। सो इनको हम लोग सिस्टमैटिकली, है ना, यहाँ पे उनकी थैंक्स देते हैं, थैंक्स फॉर हेल्प मोटिवेटिंग मी टू डू दिस वर्क, है ना, एक काम करने के लिए जो जो तुमको हेल्प किए हैं, उस पोर्शन में आ जाता है क्या, एक्नॉलेजमेंट, क्लियर, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये पूरा थीसिस में टेबल ऑफ कंटेंट मतलब जैसे कोई भी किताब उठाई है, जैसे किताब में दिया हुआ है, ये देखो कंटेंट पार्ट दिया है ना, इस कंटेंट को देख के क्या होता है, ग्लिम्स है ये कि चैप्टर 1 में क्या चीजें हैं,
चैप्टर 2 क्या चीजें हैं, चैप्टर 3 क्या चीजें हैं, और हमको जो पोर्शन चाहिए रहता है हम क्या करते हैं, उस चैप्टर को देख के, पेज को देख के उस पेज को ओपन करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमको कोई देखने के लिए हर पूरा शुरू से आखिर तक पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंड मी, ठीक है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे कंटेंट पार्ट बनाते हैं, और कंटेंट पार्ट में ये लिखेंगे कि तुम्हारा चैप्टर 1 का नाम क्या है और क्या क्या चीज चैप्टर 1 में हम डिटेल पढ़ेंगे, इसमें मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और मेन बॉडी ऑफ द जो मेन बॉडी सेक्शन है ना, उसमें हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन में जनरली क्या क्या होगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड में क्या होगा, थर्ड चैप्टर का नाम क्या होगा, फोर्थ का नाम क्या होगा। तो जितना भी तुम्हारा जो थेसिस है, थेसिस में जितना भी चैप्टर है ना, वो सारे चैप्टर इसमें आएंगे, और चैप्टर के अंदर जो भी डिटेलिंग आप किए हो वो सारे डिटेलिंग उसके अंदर आएंगे, क्लियर। इसके अलावा क्योंकि ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहां पे तुमको क्या देना पड़ेगा, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, टोटल नंबर थेसिस में टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग से भी एक करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट के बाद। एक होता है लिस्ट ऑफ टेबल्स, उसको हम लोग अलग और सेक्शन कर देंगे, है ना। बट जनरली इसके अंदर आप टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आप ये दे दो कि पूरा चैप्टर का नाम दे दिए, फिर रेफरेंस दे दिए, है ना। कुछ जगह पे क्या करते हैं उसको बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी लिख दो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड द बिब्लियोग्राफी। इसके ऊपर एक दिन और क्लासेस होगा, है ना, कि व्हाट इज रेफरेंस, और मैं बताया भी था कि रेफरेंस है या बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। रेफरेंस देते हैं, बिब्लियोग्राफी देते हैं, तो जब बिब्लियोग्राफी दे देते हैं तो तब तक तुम्हारे थीसिस एक जनरली फॉर्मेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग वहां पे लिख देते हैं अपेंडिक्स, कंटेंट में भी लिखा रहता है अपेंडिक्स, क्योंकि इसके बारे में हम रेफरेंस सेक्शन में पढ़ेंगे। अपेंडिक्स क्या चीज होती है, क्या देते हैं, बट टेबल ऑफ कंटेंट है तो पूरा चैप्टर का नाम होगा, इसके बाद तुम रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी लिखे हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा अपेंडिक्स हो जाएगा। आज की डेट में यूजीसी ने क्या बोलता है, यूजीसी का ये है कि एटलीस्ट तुम्हारा 2 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए जब आप थीसिस को जमा करोगे। तो उसमें हम लोग क्या किए हैं कि दैट इज आप लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय द ऑथर्स, आप जो लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो उसका एक प्रूफ रिप्रिंट वहां पे लगाएंगे अपेंडिक्स में।